लास्ट क्लास में हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में समझा दिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन बेसिक किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह होती है कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड अलग अलग होती है, और यही वजह है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। फिर हमने आपको बताया कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि दो अलग अलग मीडियम में जो स्पीड का रेशियो है वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर हमने बताया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम एक मीडियम एयर वैक्यूम लेते हैं और दूसरा कोई दूसरा मीडियम होता है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही मीडियम डिफरेंट हो, यानी कि ना तो एयर है और ना ही वैक्यूम है, तो फिर वहां पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज करते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो अब आज हमारे पास देखिए टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लास 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा इसमें समय नहीं देंगे। बहुत जल्दी से केवल इसकी रीडिंग हम कर देते हैं और बाद में इसके डायग्राम वगैरह से शॉर्ट में हम इसको फटाफट समझा करके और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उन चीजों पे हम ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से आता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो लॉज हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the refracting surface at the point of incidence lie in the same plane। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, ये एक ही पॉइंट पर और एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लाई करता है। जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मीडियम का प्लूरल है, यानी कि दो मीडियम्स अगर हैं तो बोला जाता है मीडिया। मीडिया का मतलब प्लूरल हो गया। तो पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। sin I upon sin r equal constant, I angle of incidence and r is the angle of refraction। तो ये हमने पूरा आपको डिक्टेट करके समझाया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपको पहले से सब कुछ पता था, फिर भी डायग्राम व्याज से हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम से, बहुत जल्दी से, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं दोनों लॉज को। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग मीडिया है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो इंटरफेस एक ऐसी लेयर होती है जिसके ऊपर मीडियम 1 होता है, ठीक है ना, और इसके नीचे मीडियम सेकंड होता है। यानी कि अगर ऊपर दूसरा मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, जैसे कि ऊपर एयर है नीचे वाटर, जैसे कि आप देख रहे होंगे रिवर बहती है ना, गंगा नदी बह रही है या जमुना नदी बह रही है, तो गंगा या जमुना नदी बह रही है तो उसके ऊपर क्या एयर है, तो कहीं ना कहीं एक लेयर ऐसी होगी जिसकी लेयर के ऊपर एयर होगा और नीचे क्या होगा, वाटर होगा, तो वही क्या हो जाएगा, इंटरफेस। और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इंटरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों का एक ही मतलब होता है, जो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पर, तो फटाक से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये देखिए ये हो गया नॉर्मल। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जानते हैं एंगल 90 डिग्री। इंटरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ हो गया, और अब हमारी लाइट आएगी। देखिए लाइट किस तरीके से आ रही है, लाइट ये आई, सबसे पहले टकराई कहाँ पर, टकराई इंटरफेस पर। तो इंटरफेस पे टकराई तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारी है इंसिडेंट रे, ठीक। इस रे को जाना चाहिए था सीधे स्ट्रेट, लेकिन अब अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले 𝛉1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले 𝛉2, और ये मान ले कि 𝛉2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है 𝛉1 से, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है।
इसका मतलब ये जो वैल्यू है, सपोज इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1.5, ऐसा मान लें। तो ये हो गया हमारा डेंसर, ये क्या हो गया डेंसर, और ये क्या हो गया, ये हो गया रेरर। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेर सॉरी रेरर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो मीडियम है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और मीडियम 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जिसका कम होता है वो रेरर होता है। तो ये हो गया रेरर, और मीडियम 2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेंसर। ठीक, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर में। तो जब रे डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये देखिए रे नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक, अब एंगल मेजरमेंट का नंबर है, एंगल्स का मेजरमेंट कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होगा, एंगल का मेजरमेंट हमेशा नॉर्मल से होता है। तो यहाँ नॉर्मल से स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ये हो गया एंगल आई, और इधर नॉर्मल से स्टार्ट कर दिया, ये हो गया एंगल आर। तो जो लॉ कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इंटरफेस ये इंटरफेस है, नॉर्मल ये नॉर्मल है, ये चारों चीजें एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। तो ये देखिए चारों चीजें एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर हम एंगल फाइंड करें, यानी कि साइन आई फाइंड करें और साइन आर फाइंड करें, तो हमें मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे लिखा जाएगा कि ऊपर मीडियम 1 है, जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो इस तरीके से 1 से 2 में लाइट जा रही है, तो इसको बोला जाता है 1 ईटा 2। तो साइन आई, जो आई एंगल है वो कहाँ पर है, मीडियम 1 में, और जो 2 है वो कहाँ पर है, आर, यानी कि आर जो एंगल बन रहा है वो मीडियम 2 में बन रहा है। डायग्राम में आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक बार बहुत जल्दी से फिर से समझ लेते हैं इसको बगैर टाइम वेस्ट करे, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंटरफेस, ये चार चीजें लाइज एट अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अगर हम रेशियो फाइंड करें किसका, साइन आई का और साइन आर का, तो मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लाइट रे जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, जैसे यहाँ पर मीडियम 1 से लाइट जा रही है मीडियम 2 में, हमने यहाँ पर एरो नहीं लगाए तो एरो लगा लेते हैं, बगैर एरो के मामला गड़बड़ हो जाता है। तो लाइट मीडियम 1 से जा रही है मीडियम 2 में, तो इसलिए हमने इसको लिखा है 1 ईटा 2। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए बहुत जल्दी से, सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स, एक रे है जो एंटर कर रही है ग्लास फ्रॉम वैक्यूम। कहाँ एंटर कर रही है, ग्लास में, कहाँ से, वैक्यूम से। तो वैक्यूम में थी और एंटर कर रही है वो ग्लास में। तो हम फटाक से डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हमने किया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं, ये देखिए लाइट आई और ये लाइट आ गई, ठीक है। ऊपर क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका वैक्यूम है ऊपर, और नीचे आपका ग्लास है। तो ग्लास जाहिर सी बात है डेंसर है, इसकी वैल्यू देखिए 1.5 दे रखी है क्वेश्चन में, और वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है, हमने बता रखा है।
तो डेंसर है, इसीलिए जो रे है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। अब कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री का दे रखा है, और हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि ये वाला जो एंगल है आर की हमको फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल ईटा। तो ईटा कैसा, 1 से 2 में लाइट जा रही है, वैक्यूम को हमने 1 माना है, ये हमारा जो है ये मीडियम 1 है, और जो ग्लास है ये मीडियम 2 है। तो 1 से लाइट 2 में जा रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं जो नीचे आता है ये ऊपर लिखा जाता है, यानी कि ईटा 2 लिखा जाएगा ऊपर, और जो ऊपर होता है वो नीचे लिखा जाता है, ये ईटा 1। ये कैसे होता है ये अभी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लीजिए। तो जब भी नीचे कोई चीज होती है तो उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और ऊपर वाली चीज को कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल ईटा 2 अपॉन ईटा 1। आप समझ सकते हैं ईटा 2 की वैल्यू 1.5 है, ईटा 1 की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में डायग्राम में देखते जाएं, साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री है, और साइन आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ लिख दिया 1/√2 इनटू ये हो गया 1/sin r, और ये आ गया 1.5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके और आगे सॉल्व कर देंगे। तो हम साइन r इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन r इक्वल आ जाएगा 1/√2 इंटू 1.5। आप जानते हैं √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई साइन आर की, ठीक। तो आर, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सब कर ही सकते हैं। तो आर की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर अब ये ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/1.4 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ को यूज करके एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हों, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एंगल्स दे रखे हों, ठीक है ना। तो एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंगल्स फाइंड करने के लिए हम स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं। आई होप ये आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब इसके आगे देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स होना, रिवर्स होने का क्या मतलब हुआ, रिवर्स होने का मतलब हुआ अपने पाथ को दोहरा देना, रिवर्स। तो जब लाइट अपने पाथ को दोहरा देती है तो वही बन जाती है रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी कैसे होगी, ठीक है ना, या हम क्या करें जिससे कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर दे। उसके लिए हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस तरीके से एक जार ले लिया, ये हमारे पास एक जार है मान लेते हैं, ठीक। अब ये जो जार दिख रहा है, इस जार में हमने एक लिक्विड फिल किया है, ये मान लेते हैं कि वाटर है इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ फिल कर रखा है। ध्यान से समझेंगे, काफी इजी सा टॉपिक है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमने वाटर भर रखी है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें लाइट रे जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको हम इंसिडेंट कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये मान लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये आई और यहाँ पर टकराई, क्योंकि ये इंटरफेस है। आप समझ सकते हैं इसके ऊपर क्या है, एयर, और नीचे क्या है, वाटर। तो ये इंटरफेस पर जो
रे आती है और वो सबसे पहले टकरा जाती है, और जैसे ही टकराती है तो अब हमें क्या ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल। अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर जहां पर टकराई वहीं पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। ठीक, अब नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट, इस तरीके से इसको जाना था स्ट्रेट। लेकिन अब ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो अब ये अगर नॉर्मल तरफ बेंड हो रही है तो ये ऐसे जाएगी, इस तरीके से। यहाँ तक की कहानी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। क्योंकि ये डेंसर में जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद हमें क्या करना है, इसके पाथ को रिवर्स कर देना है। तो सबसे पहले हम अभी तक जितना कर चुके हैं उसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जितना हम लोग कर चुके हैं उसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एंगल आई है और ये हमारे पास एंगल आर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर एंड दैट इज इक्वल थीटा। और रे कहां से कहां जा रही है, एयर से जा रही है वाटर में। ठीक, और इसको आप दे सकते हैं कि रे वाटर ऊपर और एयर नीचे। ये लिखने का मेथड हमने अभी आपको समझा दिया था। ठीक, अब हमें इसके पाथ को रिट्रेस कराना है। तो रिट्रेस कराने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मिरर का यूज करेंगे। क्योंकि मिरर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर एक मिरर लगा देंगे। तो ये देखिए हमने मिरर लगा दिया, और जैसे ही हमने मिरर लगाया तो अब जो लाइट रे है वो फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस जाएगी। तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मान लेते हैं, देखिए लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ठीक, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो अब फिर से अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखिए क्या है हमारे पास, साइन आर अपॉन, ये किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, साइन आई साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल ईटा। और अब रे कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है वाटर से एयर में। ठीक, तो इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम बगैर कुछ सोचे समझे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल ए ईटा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ईटा ए। ठीक, तो आप काटापीटी कर लेते हैं फटाफट। देखिए भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1। तो ये पूरा हो गया 1 इक्वल, ये आ गया ए ईटा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ईटा ए। तो इससे हम क्या ले सकते हैं कि डब्ल्यू ईटा ए दैट इज इक्वल 1 अपॉन ए ईटा डब्ल्यू। ठीक, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वही चीज यहाँ पर आपको लिखी दिखाई दे रही है कि अगर कभी भी हमारे पास ए 1 ईटा 2 है, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 ईटा 2, और आपको लिखना है 2 ईटा 1, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ईटा 1। तो 1 ईटा 2, अगर आप चाहते हैं 2 ऊपर हो जाए और 1 नीचे हो जाए तो आप इसको 1 अपॉन में लिख दीजिए, तो 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का बेसिक यूज क्या है, बेसिक काम क्या है। तो इसका बेसिक काम सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में पता हो,
और हमें दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में पता करना हो, तो उस कंडीशन में हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन एक करेंगे ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है जब तक कि हम इस पे बेस एक तो क्वेश्चन ना कर दें। तो मान लेते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एयर हीटा W इक्वल 1.5, ठीक, ये 1.5 तो नहीं, इसको 1.3 लिख देते हैं, ठीक। If A eta W is 1.3, then W eta A will be question mark। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसका मतलब जो रे है पहले एयर से कहाँ जा रही थी, वाटर में, और अगर अब वाटर से एयर में जाने लगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। हमें पता है कि अगर हम W ईटा A निकालना चाहें तो इसको हमें लिखना होगा 1/A ईटा W। देखिए W ऊपर था, A नीचे था, A ऊपर हो गया, W नीचे हो गया, रिवर्स उल्टा हो गया। तो ये हो गया जाके 1/A ईटा W, और A ईटा W की वैल्यू दे रखी है 1.3, ठीक, 1.3। तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डेसिमल ऊपर चला गया तो 10 डिवाइडेड बाई 13, और इसको हम पॉइंट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग 0.6 के आसपास ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले मीडियम में फाइंड कर सकते हैं, ठीक। 1 कर देंगे तो मीडियम क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, नीचे वाला मीडियम ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला मीडियम नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई दें किसी भी बुक में, उनको लगा करके आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आगे हम फिर चल पड़ेंगे, ओके।